नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा सिद्धार्थ के उस पॉलिसी की करने जा रहे हैं जिस पॉलिसी के आने के बाद हर शिक्षक खुश है। अपने तरीके से कह सकते हैं कि उस पॉलिसी का विश्लेषण भी कर रहा है, अपने तरीके से उस विश्लेषण को महसूस भी कर रहा है और कहें तो मतलब खुशी का लहर तो है। लेकिन पत्रकारों के बीच लिटमस टेस्ट तो जारी रहेगा। हमने आज खबर चलाई थी कि भाई आखिर आवेदन का स्क्रूटनी कौन करेगा, आवेदन को सर्टिफाइड कौन करेगा, कि भाई अभी आवेदन को कि कौन जिन्होंने जो तथ्य उन्होंने दिया है वो कितना सही है। ये सब सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। तो अभी हमारी रिसर्च टीम जो लगातार सिद्धार्थ के कामकाज पर खास नज़र बनाए रखते हैं, उनके हर एक नोटिफिकेशन पर पैनी नज़र उनकी रहती है, हर एक शब्दावली पर उनका खास नज़र रहता है कि इस शब्दावली का मतलब कैसे है। जैसे कल हमने अभियावेदन और आवेदन पर किया था कि अभियावेदन क्या है और आवेदन क्या है। इसी तरीके से हर एक उनके निर्णय पर नज़र रखने के लिए हमारे पास एक रिसर्च टीम भी है, जिसमें शिक्षक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, शिक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी भी हैं, वर्तमान अधिकारी भी हैं, जिनसे हम और शिक्षक नेता भी हैं, जिनसे हम इन चीज़ों को समझते रहते हैं कि भाई पूर्व का नियमावली क्या है, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का नियमावली क्या है। इसलिए कई ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे इस रिसर्च टीम में सहयोग करते हैं और जब जब मौका मिलता है तो उनसे भी हम लोग सलाह लेते हैं कि क्या वाकई में जो चीज़ें सामने आई हैं, जो मसौदा सामने आया है वो कितना खरा उतर सकता है। तो जरा उस मसौदे पर गौर करिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 7/10 को इन्होंने जो लेटर जारी किया था, पहला संकल्प, उस संकल्प में जो बातें थी उससे मतलब नियमावली से उलट उन्होंने संकल्प लाया। बार बार हम कहते हैं संकल्प से कुछ नई बातें उन्होंने नोटिफिकेशन में लाया। जैसे 10 अनुमंडल बात नोटिफिकेशन में था, पहले वाले में तो नहीं था। फिर नोटिफिकेशन के बाद जो फॉर्म भरने के लिए ऐप पर जो ऑप्शन आने शुरू हुए उसमें नई बात आ गई कि ससुराल नहीं, पोस्टिंग वाले में नहीं, घर वाले में नहीं, पत्नी जहाँ पोस्टेड है उस अनुमंडल में नहीं। तो एक नई बातें आ गई सामने, जिस पर हंगामा हुआ, फिर वो रद्द हुआ। अब दूसरे मसौदा पर भी गौर करिए। ये मसौदा भी कमोबेश उसी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे हर पत्र के पीछे कुछ साजिश छुपी हुई है, या हर मसौदा के पीछे कुछ न कुछ ऐसा छुपा हुआ एजेंडा है जिसे आपको पकड़ना पड़ेगा। पहला पत्र क्या था? विशिष्ट स्रोत से इनको ज्ञात हुआ। अब बताइए, कोई भाई विशेष सहायता वाले शिक्षक ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर की जरूरत है। इस शब्दावली का कोई मतलब नहीं है। ये कहीं न कहीं हम मीडिया वाले इस्तेमाल करते हैं, विशेष सूत्रों से पता चला है क्या। तो शब्दावली का कोई मतलब नहीं था। जब इस खबर पर हम लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, तो कल एक और पत्र निकला। अब जरा कल के पत्रों पर गौर करिए तो आपको ठीक उसी तरीके से जैसे संकल्प में इन्होंने जो कहा उससे काफ़ी नई बातें आपको कल के पत्र में दिख रहा है। जो प्रावधान बनाए गए, ठीक है, प्रावधान आप सब देख लीजिए। 3 सवाल मेरा है और आप भी उस पर गौर करिएगा कि आखिर आवेदन में किसको एड्रेस किया जाएगा। कोई शिक्षक, मान लीजिए कि वो तो रिक्वेस्ट लेटर है, अभियावेदन है, तो आखिर अभियावेदन में किसको एड्रेस करेंगे। जब पत्र लिखेंगे ACS को सीधा लिखेगा लोग, कि डायरेक्टर को लिखेगा, कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखेगा, या DPO स्थापना को लिखेगा, कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखेगा। क्योंकि आप सरकार के कामकाज की जो एक प्रोसेस जो बना हुआ है, मतलब क्या हायरार्की है, कहाँ आप
पत्र सीधे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो शिक्षक सीधे तौर पर एसीएस को पत्र नहीं लिख सकते। वो रूल ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, आप ये नहीं लिख सकते। शिक्षक कोई किसी अभियावेदन के लिए सीधे, क्योंकि भाई आपकी इकाई तो जिला है ना, आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात जिला के अधिकारियों से कर सकते हैं। ये नई परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में दो दो डायरेक्टर भी हैं, प्राथमिक भी हैं और मध्य डायरेक्टर हैं। तो किस डायरेक्टर के नाम से आपको लिखना है या एसीएस को लिखना है, ये कल के उस पत्र से स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो एक गुप्त छुपा हुआ बात एजेंडा भी कह सकते हैं, या छुपा हुआ क्लियर नहीं है। अब फॉर्म 1 तारीख को जब आएगा तब पता चलेगा कि आवेदन आपको किसके नाम से करना है। तो अगर सिद्धार्थ जी हमारी खबर तो अब तक पहुंचती ही है, तो जरा इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आखिर इसमें पीछे में है क्या। तो ये भी, क्योंकि ये एजेंडा लग रहा है कि भाई आखिर लाखों शिक्षक आवेदन करने को आतुर हैं, तो आखिर ऊपर में लिखेगा ना किसी का नाम, वो भी स्कैन करके उसको देना है कि किसको एड्रेस करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो वो, क्योंकि भाई अभियावेदन है, उसी अभियावेदन के आधार पर आप आदेश होगा कि इनका ट्रांसफर किया जाए, तो वो बात स्पष्ट नहीं है। और दूसरी बात तो और भी गंभीर है, आपने जो लिस्ट जारी किया है तबादले को लेकर, ऐच्छिक तबादला कहिए या विशेष परिस्थिति में तबादला की बात करिए, तो आपने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा मानना है कि ये क्राइटेरिया जो हमारे रिसर्च टीम के भी लोग मानते हैं, जो क्राइटेरिया जैसे सजाया गया है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, फिर उस पहले दूसरे वाले को, उसके बाद प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से आप प्राथमिकता वाइज हमें लगता है कि आपने इसको सजाया है। तो जरा ये बताइए कि आपने पति पत्नी के कॉलम से ऊपर रखा है, महिलाओं के ट्रांसफर की जब बात हुई तो आपने पति पत्नी से ऊपर रखा है विधवा या तलाकशुदा। लेकिन हम विधवा है कि नहीं या हम तलाकशुदा है कि नहीं, इसको लेकर आप बाकी जितने दिव्यांग हो, बीमार हो, उस सबसे आपने सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन विधवा होने का और तलाकशुदा होने का आपने सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। क्या होगा भाई? विधवा, हम विधवा हैं, ये आप कैसे मानेंगे कि हम विधवा हैं, हमारे हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं? कोई आपके पास तो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य नहीं है, न हमसे आप साक्ष्य मांग रहे हैं कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र दें कि भाई हमारे हस्बैंड नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं महिलाएं में, सबसे पहले इन्हीं दोनों को। जरा उम्मीदवारगण इस पर गौर करिएगा, विधवा और तलाकशुदा। तो तलाकशुदा से भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि भाई कोर्ट से आप तलाकशुदा हैं या नहीं है, क्या है भाई, कोर्ट से आप अलग होइएगा तभी ना आपको तलाकशुदा माना जाएगा। तो आप उसको पति पत्नी से ऊपर रखे हैं, मतलब महिलाओं का ट्रांसफर में अगर प्राथमिकता की शुरुआत होगी तो पहले आप बीमार वगैरह दिव्यांग को भरते हुए सीधे आप विधवा और तलाकशुदा के पास पहुंच जाएंगे। विधवा और तलाकशुदा का कोई आप डॉक्यूमेंट, मतलब कोई साक्ष्य आप मांगे, एविडेंस मांग ही नहीं रहे हैं, तो फिर किस आधार पर आवेदन करेगा? और अगर आवेदन कर दिया तो उसकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? वो कितना खरे उतरेगा लीगली? तो इस पर भी स्पष्टता नहीं है। तो ये चीजें फिर सवाल खड़े होंगे ना कि आखिर विधवा कैसे लिखेगा कि हम विधवा है? और ये स्पेस अगर बन गया, पता चला कि लिख लो, कहीं लह गया तो लह गया, हमारे यहाँ एक भाषा है लह गया, लिखने दो। कोई पूछ रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है कोनो, तुम विधवा हो कि नहीं हो, तुम तलाकशुदा हो कि नहीं हो, कोनो सर्टिफिकेट मांग रहा है, लिख दो, निकल गया। क्योंकि आपके अभियावेदन पर विचार करके आप निर्णय लीजिएगा ना, कि निर्णय लेने से पहले दिखा के पूछिएगा कि अच्छा मुख्यालय पर आइए, देखिए कि सिंदूर लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए, जरा हस्बैंड को छोड़े हुए इसका तू बताइए तो कहाँ रहती हैं आप, कहाँ आपके हस्बैंड रहते हैं? इंटरव्यू आप नहीं लीजिएगा, ये भी नहीं लिखा हुआ कि हम जितने डॉक्यूमेंट्स वाले आएंगे, जितने जिस तरीके के आएंगे उनका हम इंटरव्यू लेना है, ये भी आपने नहीं लिखा है। तो ये एक अलग तरीके का भेग है जो कहीं न कहीं आपके छुपे हुए एजेंडे को देखने पर विवश कर रहा है। कुछ छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है।
और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने दूरी की बात चर्चा की है, तो 15 किलोमीटर निर्धारित है कि 15 किलो स्कूल से आप 15 किलोमीटर के अंदर रह सकते हैं। ये आपको शपथ पत्र में भी पाठक जी ने लिया है। तो क्या 15 किलोमीटर से जितने टीचर बाहर नौकरी पर हैं सभी को अप्लाई करने का अवसर आपने दिया है? क्योंकि आपने तो कुछ इसी तरीके का ऑप्शन मांगा है कि मतलब यही है ना, एक आधार है, एक लकीर पाठक ने खींची है कि आपको स्कूल के 15 किलोमीटर के अंदर रहना है, आपको शपथ पत्र देना है। तो जो लोग आवेदन करेंगे वो 15 किलोमीटर से बाहर वाले लोग आवेदन करेंगे, क्या 15 किलोमीटर के अंदर भी जिनका घर है स्कूल से वो भी आवेदन करेंगे? क्योंकि आपने पंचायत और जिला और प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद सबकी बात की है। तो वो जो जिसके आधार पर टीचर को सारी भत्ता, आवासीय भत्ता मिलता है, जब आप टीचर घरे में रहेगा तो फिर ये भी एक बात है कि भाई आपको लिख के देना होगा कि हम घर में रह रहे हैं। तो ये जो ऐच्छिक तबादला या कह सकते हैं अभी आवेदन में कौन सा टीचर किस दूरी को लेकर आवेदन कर सकता है? 15 किलोमीटर के नज़दीक भी कर सकता है या 15 किलोमीटर के बाद वाला करेगा। तो ये इस तरीके की कई चीज़ें अभी तक इस पत्र से के मजमून से बाहर निकल चुका है, जो जता रहा है कि फिर फॉर्म निकलेगा ना तो कुछ नई बातें आपको देखने को मिल जाए। जिस तरीके से पहले पत्र में विशिष्ट सूत्र इनको मिल रहा था ना, दूसरे पत्र में कुछ सूत्र से अलग भी चीज़ें देखा इन्होंने। फिर भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका उत्तर आना जरूरी है, स्पष्टता आना जरूरी है, तब फॉर्म भरने में शिक्षकों को सुविधा होगी। तो वो भी नहीं है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इससे पहले जो तबादला नीति में जो संकल्प के भी से अलग नई बातें नोटिफिकेशन में, उससे भी नई बातें ऐप में देखने को मिला, क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा? बड़ा सवाल है सिद्धार्थ जी। और हमें लगता है कि इन सवालों में कहीं न कहीं वो राज छुपा है जो दिखाता है कि नीयत सही नहीं है और ना ही नीति सही है। ऐसे में शिक्षक के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। और जो तबादला नीति में जिस तरीके की पारदर्शिता की बात होनी चाहिए, वो पारदर्शिता की बात प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं में तो साफ दिख रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के आप अभियावेदन मंगा भी रहे हैं और उस अभियावेदन पर आप निर्णय भी लेंगे, क्योंकि आप तो अभियावेदन पर निर्णय लेंगे ना। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सिद्धार्थ जी आप तबादला करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा पेच फंसा रहे हैं जिस वजह से, जैसे मंत्री जी पहले चीज़ों को बदले फिर मुख्यमंत्री जी खत्मे कर दिए, तो कहीं ऐसा इस बार भी तबादला को लेकर जो आपने मसौदा तैयार किया है और जो अलग अलग तरीके की नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, इस बार भी कहीं ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।